SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आपको बता दें कि सबसे पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया और अब यहां देखा जा रहा है कि अब नंबर लग चुका है यहां पर संजय सिंह का। अगला नंबर किसका, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। देखिए, बता दें आपको सबसे पहले कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी यहाँ पर अक्षय मौजूद है। अक्षय से हमको सवाल लेंगे कि आखिरकार 4 अक्टूबर से लेके और आज तक क्या हुआ संजय सिंह को लेकर, क्योंकि तमाम नेताओं के यहाँ पर बयान आ रहे हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि आखिरकार मुद्दा क्या है। 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उनका जो गिरफ्तारी का कारण था वो था कि यहाँ पर एक घोटाले में उनका नाम आया है। कहा जा रहा है कि शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है जिसमें यहाँ संजय सिंह का नाम आया। उससे पहले घोटाले में यहाँ मनीष सिसोदिया को फंसाया गया, उससे पहले यहाँ सत्येंद्र जैन को फंसाया गया। अब यहाँ किस बात में कितनी सच्चाई है कि फंसाया गया है, क्या जानबूझकर ये फंसाया गया है कि क्या वाकई में संजय सिंह का यहाँ नाम है, क्योंकि तमाम लोगों की तरफ से और कुछ जनता के यहाँ पर बयान आ रहे हैं। सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर हैंडल पर अगर देखा जाए तो तमाम लोगों का कहना है कि वाकई में यहाँ इस घोटाले में संजय सिंह का जो नाम आया है वो सही है। किसी का कहना है कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, किसी का कहना है कि यहाँ पर संजय सिंह ने दिल्ली को शराब की दिल्ली बना दिया है। तो सबसे पहले स्वागत करूंगी मैं यहाँ पर अक्षय का कि अक्षय का क्या कहना है इस मुद्दे पर। क्या वाकई में संजय सिंह यहाँ शराब की दिल्ली बनाना चाहते थे या अरविंद केजरीवाल इसीलिए सीएम बने हैं दिल्ली के कि वो दिल्ली को पूरा शराब से भर दे? देखिए नया, इस पूरे मामले में जब 4 अक्टूबर, खास करके 4 अक्टूबर से जब से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है ईडी के द्वारा, उसके बाद से जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा है और अब सारा जो आगे की प्रक्रिया है वो चल रही है। आखिरकार जो फैसला होगा वो तो कोर्ट को ही सुनाना है और कोर्ट में ही ये तय होना है कि आखिरकार संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और भी तमाम लोग, चाहे वो पार्टी के हों या पार्टी के बाहर के हों, इस विवाद से, इस मसले से जुड़े हुए हैं या नहीं, तो या फिर वे आरोपी है या नहीं, ये चीज़ तो आखिरकार कोर्ट तय करनी है। लेकिन एक बात यहाँ पर सीधे तौर पर आती है जो केवल संजय सिंह ही नहीं बल्कि पूरी, अगर हम कहें कि पूरी आम आदमी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ी करती है, वो गलत नहीं होगा कि पहले जिस तरह से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, तो यहाँ पर जो एक साधारण सा सवाल जो एक बहुत ही सबके जहन में आता है वो यही आता है कि आखिर कुछ तो ऐसा मसला होगा कि जिसके बाद एक करके पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा कि आखिर कुछ भी वजह नहीं और बेवजह किसी कहे कि आम आदमी पार्टी की विपक्षी पार्टी, जो कि कहा जा रहा है कि केंद्र द्वारा बेवजह ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है। तो अगर ऐसा है या अगर ऐसा होता तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि एक के बाद एक लगातार करके नेताओं को फंसा दिया जाए और फिर ये मामला कोर्ट में है। संजय सिंह से पहले अगर हम बात करें यहाँ पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की, अगर वे पूरी तरह से इस मामले में निर्दोष हैं तो आखिर अब तक उन्हें इतनी ज़्यादा छूट क्यों नहीं मिली कोर्ट की तरफ से? लगातार उनकी जो सुनवाई हो रही है, उनकी जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अब तक किसी को यहाँ पर रिहाई भी नहीं मिली है। और जिस प्रकार से अब संजय सिंह की 4 तारीख को ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई है, वो भी आम आदमी पूरी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। इसके साथ ही एक बात और मैं आपसे बता देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सुनवाई के दौरान भी कहा है कि सीबीआई ने या फिर ईडी ने जिस तरह से चार्जशीट इस मामले की तैयार की है वो पूरी आम आदमी पार्टी को दोषी बनाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो संभावनाएं बन रही हैं, जो स्थिति बन रही है, जो बातें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, वे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस मामले में दोषी बना रही है। और बिल्कुल यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी का दोषी बना रही है। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सारी पार्टियां यहाँ जमीनी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं, यानी कि जमीनी मुद्दों पर काम कर रही हैं। लेकिन देखा जाए तो 2024 में कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी को डर सा लगा हुआ है। और देखिए, यहाँ पर ये मैं नहीं ऐसा कह रही हूँ, तमाम जनता, तमाम नेता, विपक्षी पार्टी और जो नया गठबंधन INDIA इंडिया गठबंधन बना है उसके नेता यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि 2024 के चुनावों का डर यहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी को सताया हुआ है और उसी का अंजाम ये ईडी और सीबीआई का सहारा लिया गया हुआ है।
अक्षय से भी मैं जानना चाहूंगी कि जितने भी विपक्ष पार्टियों के नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, या फिर मैं कहूंगी महाराष्ट्र के नेताओं की मैं यहाँ पर बात करूंगी, तमाम नेताओं का यही कहना है कि 2024 का जो डर है वो सताया हुआ है भाजपा को, और इसी कारण से ईडी का सहारा लेकर आम आदमी पार्टी को दबाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर ये भी बता सकती हूँ कि जब से राहुल गांधी ने यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है, तब से राहुल गांधी के ऊपर 2019 का मानहानि का मुकदमा अचानक से वो निकल कर आ गया। उनकी जो सांसद थी वो खत्म कर दी गई। वो खत्म इसलिए कर दी गई कि कहीं ना कहीं उनको चुनाव ना वो लड़ सके 2024 में, ऐसा जनता का कहना है। क्या आपको भी वाकई में ये लगता है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी को दबाया जा रहा है ईडी का सहारा लेकर, एक तरफ मानहानि का मुकदमा चल रहा है, आखिरकार कितनी पार्टियों को दबाया जाएगा यहाँ 2024 के चुनाव के लिए? देखिए नेहा, आपने बहुत ही वाजिब सवाल किया। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, फिर चाहे वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा हो या फिर कोर्ट में लंबित उनके मामलों को अब जाके जगाया जा रहा हो, ये बहुत हद तक बीजेपी की केंद्र सरकार को यहाँ पर सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात संजय सिंह की ही अगर करें तो संजय सिंह को 4 अक्टूबर की सुबह संजय सिंह के घर पर ईडी के द्वारा रेड पड़ी, जिसके बाद 8 से 10 घंटे की रेड के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पर जो बात आती है, जो सवाल खड़ा करती है केंद्र सरकार पर, वो ये है कि इससे पहले संजय सिंह को जांच के लिए नहीं बुलाया गया और उससे पहले संजय सिंह को ईडी की तरफ से कोई समन भी नहीं दिया गया, जो कहीं ना कहीं बताती है कि केंद्र सरकार के और ईडी के शामिल होने के इस मामले में कहीं ना कहीं संकेत देती है। इसके अलावा एक और बात जो सामने आई थी कि 4 अक्टूबर को जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया तो उससे बीती रात यानी कि 3 अक्टूबर की रात को संजय सिंह देश के बाहर एक बड़े महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें देश छोड़ने की मंजूरी नहीं मिली। अब ये भी जो बात बड़ी बलकर सामने आ रही है निकलकर, ये भी यहाँ पर बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। इसके अलावा आपने बात की यहाँ पर जैसे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे राहुल गांधी ने की है उसका प्रभाव कांग्रेस को बहुत ही सकारात्मक रूप से मिला है और उसका नुकसान बीजेपी को हुआ है। अगर हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें और उसका अगर हम नक्शा देखें तो हम पाएंगे कि वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ी थी, यानी कि देश के अगर नक्शे के हिसाब से हम उसकी भारत जोड़ो यात्रा को देखें तो वो एक सीधी रेखा में बढ़ी थी। जिस तरह से दक्षिण से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और वो उत्तर तक गई, यानी कि करीब जम्मू कश्मीर तक उनकी यात्रा गई, तो उनकी इस यात्रा में कर्नाटक भी आया था और उनकी इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश भी आया था। दोस्तों, दर्शकों को हम बता देना चाहेंगे कि उसके बाद कर्नाटक की विधानसभा चुनाव हुई, जहाँ पर बीजेपी सत्ता से चली जाती है और कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की हार होती है और कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है। तो यहाँ पर जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही उसने बीजेपी को बहुत हद तक विधानसभाओं में नुकसान पहुंचाया है, जिसका सीधा जो उदाहरण हमारे सामने रहा है वो कर्नाटक विधानसभा और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा रही है। इसके बाद राहुल गांधी की एक और यानी कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इसको लेकर संकेत दिए जा रहे हैं। अब इसमें आपने सवाल किया कि राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा करीबन समाप्ति होने वाली थी, उसके बाद ही उन पर नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर के जो उन्होंने भाषण दिया था 2018 या 19 के चुनाव, जी हाँ 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, उस पर मानहानि का जो मुकदमा था वो एकदम से निकल आया और मुकदमा इस कदर आगे बढ़ा सूरत हाईकोर्ट के माध्यम से कि उनकी जो संसद की सदस्यता है वो भी रद्द कर दी गई थी। तो ये भी यहाँ पर चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार को सवालों में लाती है, केंद्र सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े करती है कि राहुल गांधी पे जो मानहानि का ये मुकदमा चल रहा था कि आखिर ये भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद ही आखिर ऐसे क्यों हो गया। आखिर जब 2019 से ये मुकदमा चल रहा था तो इस मुकदमे में उस समय कुछ फैसला क्यों नहीं आया, 1-2-3 साल के अंदर कुछ फैसला क्यों नहीं आया, इस समय जाके क्यों फैसला आया। तो ये कुछ परिस्थितियाँ हैं। इसके अलावा ईडी, सीबीआई और जो अन्य जाँच एजेंसियाँ हैं, केंद्रीय अन्य जांच एजेंसियां हैं, उनकी जो कार्रवाई हुई है पिछले कुछ सालों में वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई बीजेपी या एनडीए के नेताओं पर नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष के नेताओं पर जो इसका औसत अगर हम निकाला जाए तो बहुत ज़्यादा है। और इसमें तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता हैं। फिर चाहे हम महाराष्ट्र में उद्धव गुट शिवसेना से संजय राउत देख लें, चाहे हम हमारा क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी देख रहे, या इधर राहुल गांधी हो गए, यहाँ पर संजय सिंह हो गए। तो तमाम ऐसी देश की बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं जिनके बड़े नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने केस बनाए हैं और उनकी गिरफ्तारी और उसको आगे भी मसले बढ़े हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, आपने यहाँ पे मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगी और उसके छोटे से शब्दों में आप जवाब दीजिएगा कि अब चौथा नंबर किसका हो सकता है ईडी का छापे का?
क्या वो अरविंद केजरीवाल होंगे या राघव चड्ढा होंगे? क्योंकि आपको पता होगा कि आज राघव चड्ढा को उनका जो सरकारी बंगला है उसे खाली करने के आदेश दे दिए हैं। देखिए, अगर हम ईडी की जांच के हिसाब से देखें तो अरविंद केजरीवाल पूर्व में आईआरएस अफसर रह चुके हैं, और अगर कहीं ना कहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी शामिल रही भी है, और अगर ये जो पूरा मामला है इसमें पूरी तरह से अगर पार्टी के तमाम नेता लिप्त भी रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल एक आईआरएस अफसर है, उस पूरे इस तरह की प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं, तो वे कहीं ना कहीं इस मसले से दूर रहे होंगे, ऐसा मेरी समझ के अनुसार मुझे लगता है। तो जैसे कि आपने सवाल किया कि अगला कौन हो सकता है, कि जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई चल रही है उससे लगता है कि अगला नंबर शायद अरविंद केजरीवाल का नहीं, लेकिन हाँ, ईडी की गाज जो है वो राघव चड्ढा पर गिर सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे सारे सवालों का जवाब दिया। देखिए, आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट को लेकर कि अगला नंबर किसका हो सकता है? क्या आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी अब खत्म होती जा रही है और दिल्ली के सीएम का चेहरा अब बदल सकता है आने वाले समय में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।